नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में, एक ऐसा शहर जो कई मायनों में अहम है और ऐतिहासिक भी। लीची को लेकर आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जिस वक्त हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं यह है एलएस कॉलेज और इसका प्रांगण ऐतिहासिक है। यहाँ पर महात्मा गांधी से लेकर देश के प्रथम राष्ट्रपति और रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग यहाँ पर कभी आए और इसका सानिध्य यहाँ पर मिला लोगों को। इस प्रांगण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इस चुनावी माहौल के बीच जो मुद्दे हैं उनमें शहर क्या वाकई कहीं जगह रखता है, या शहर की आम जनता और उसके मुद्दे राजनीतिक दलों के एजेंडे में कहीं खड़े होते हैं। क्या बड़ी समस्याएं हैं और नजरिया क्या है लोगों का, और राजनीतिक दल उनको लेकर सोचते क्या हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं अनिल कुमार सिंह, जो कि लीडर हैं बीजेपी के। अनिल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। जेडीयू से इरफान अहमद साहब हैं। इरफान साहब, आपका स्वागत है। और डॉक्टर मंजू सिंह है, जो कि प्रोफेसर हैं हिस्ट्री की बिहार यूनिवर्सिटी में। मंजू जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह जी हैं। प्रमोद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अनिल जी, आप बीजेपी के नेता हैं। इस शहर को लेकर इन चुनावों में क्या एजेंडा है आपका? बीजेपी का एजेंडा है विकास, मुख्य रूप से विकास एजेंडा है। और इस शहर में जब से ये चुनाव हम लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे पर, और खास करके नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, ये स्मार्ट सिटी में भी ये शहर आया है। और जब हम स्मार्ट सिटी को भी मुद्दा बना के चल रहे हैं कि अगर हमारी जीत होती है तो इसको हम अच्छे ढंग से शहर को, और बाहर जो इस नगर निगम एरिया से और जो बाहर इसका एरिया लिया गया है उस सब को विकास कराने में, और ढंग से रोड, नाली, गली, कूड़ा का जो अंबार यहाँ रहता है वो कूड़ा न रहे, नगर निगम को व्यवस्थित करने, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। तो आपकी नज़र में स्मार्ट सिटी के तौर पर शहर को डेवलप करना ये एक बड़ा मुद्दा है। जी। इरफान साहब, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है शहर को लेकर? क्या बड़ा सपना है जिसे आप इस शहर के वोटरों को दिखा रहे हैं, या फिर क्या वादा जो इस शहर के लोगों के साथ कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी सरकार विगत 10 वर्षों में विकास का ही सिर्फ काम कर रही है। न्याय के साथ विकास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। और विगत, जैसा कि हमारे मित्र भाई अनिल साहब ने कहा कि कूड़े का अंबार इन्होंने स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से जो 5 वर्ष हमारा जो यहाँ पे हमारी पार्टी के विधायक नहीं रहे, पूर्व में भी हमारे पार्टी के विधायक रहे, हमारा अलायंस रहा, अभी जो 5 वर्षों में यहाँ पे जो बीजेपी के विधायक हैं निश्चित रूप से निष्क्रिय रहे। उनके द्वारा कहीं किसी काम पर चिंतन मनन नहीं किया गया। जैसा कि आपके रिकॉर्ड को मैं बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव के समय बिहार के 1-2 सांसद को छोड़ के मैक्सिमम सांसद ऐसे थे जिनके अपने निधि का, विकास निधि का रुपया भी खर्चा नहीं किया उन्होंने। हमारे बड़े भाई पत्रकार मौजूद है, इनके सबूत के साथ आपको कहना चाहता हूँ, हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला, वही एजेंडा यहाँ भी हमारे नगर क्षेत्र में काम किया, जिसकी वजह से नगर की लेकिन पूरी स्थिति चरमरा गई है। सरकार आपकी है राज्य में, तो आपका दायित्व बनता है कि आपका विधायक हो या न हो, लेकिन कम से कम उस इलाके की जनता की परेशानियों को तो आप खत्म करें। क्या आपने बिल्कुल, नगर निकाय में हमने रुपया दिया, हमारी सरकार ने रुपया दिया, उसको विधिवत किया गया है, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं है। अब जैसे हमारा रोड है या नाला है, अभी भी आप शहर में अगर रुके होंगे, भ्रमण किए होंगे, तो आप देखे होंगे कि हमारा मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत भी हमारा काम चल रहा है कई एक जगहों में। और जो स्कूलों में है हमारा, खास तौर से, चूंकि एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं मैनूटी से आता हूँ, तो मैनूटी में भी जो हमारे सरकार के अगुआ ने जो कार्यक्रम चलाया, तालीमी मरकज हो या धूरत हो, पर आऊंगा मैं समझना चाह रहा था कि असल में इस बार के चुनाव में क्या आप सपना दे रहे हैं, क्या बड़ा मुद्दा आपका है? बड़ा मुद्दा मेरे सरकार के नेता ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, और हर जगह अपने भाषण में उनका एक कहा गया, जो 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री ने लिया है, बड़ा दृढ़ संकल्पित होकर के लिया है। वो 7 बातें आपने वो वादे। बिल्कुल। चलिए मैं डिटेल में आऊंगा। अरविंद जी, क्योंकि लंबे अरसे से आप इस इलाके के जिलों को देख रहे हैं, जिस तरीके की बनावट है, आपकी नजर में क्या बड़े मुद्दे हैं जो जनता की नजर में बड़े हैं और जो शायद नेताओं की नजर में फिलहाल गौड़ हैं? देखिए, एक ऐसे ऐतिहासिक प्रांगण में हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ जैसा आपने कहा कि गांधी जब चंपारण के लिए आए तो कृपलानी ने उनकी मेजबानी की 10 अप्रैल 1917 की रात। और हम मानते हैं कि लंगट सिंह कॉलेज चंपारण सत्याग्रह का प्रवेश द्वार है।
बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति होने से पहले राजेंद्र बाबू ने यहाँ शिक्षक की भूमिका निभाई, आचार्य कृपलानी शिक्षक थे, राष्ट्रकवि दिनकर शिक्षक थे। इस परिसर और ऐसी विरासत रहते हुए आज के चुनाव को अगर आप देखिए, इन दोनों ने अपनी अपनी बात कही, स्वाभाविक है, लेकिन इतना मुद्दा विहीन चुनाव, सारे मुद्दे पीछे कर दिए गए हैं। जनता के तमाम सवाल चाहे वो शहर के हों या सूबे के हों, वो पीछे कर दिए गए हैं और पूरा चुनाव प्रयासपूर्वक, मैं उसे कहता हूं कि प्रयासपूर्वक, इरादतन पूरा चुनाव केंद्रित कर दिया गया है आरक्षण और गाय पर। स्वाभाविक है कि जब चुनाव आरक्षण और गाय पर केंद्रित हो जाएगा तो जनता के सवाल पीछे छूट जाएंगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की कुछ उपलब्धियां रही हैं पिछले 10 वर्षों में। एक उपलब्धि जिसे मैं एक शांतिपूर्ण क्रांति मानता हूं, लड़कियों की शिक्षा। आज अगर आप बिहार के गांव देहात में जाएंगे तो जब लड़कियों की टोली को सड़कों पर देखेंगे साइकिल पर सवार होकर के, तो आपका दिल जुड़ा जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। एक डेटा मैं देना चाहूंगा, इस वर्ष 10वीं की कक्षा में बिहार बोर्ड में 14,09,000 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। उसमें 46% लड़कियां थी, 54% लड़के थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि यह क्रम बना रहा तो शायद लड़कियां वो 54 की जगह लड़कियां आ जाए। एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन एक प्रयासपूर्वक देखिए मुद्दों को पीछे करने में एक के पीछे मंशा क्या होती है कि जब मुद्दे उठेंगे जनता सवाल करेगी, दोनों दलों से सवाल करेगी, बीजेपी वाले से, जेडीयू वाले से। 8 वर्ष इनकी पार्टनरशिप रही है, तो दोनों प्रयासपूर्वक, और लालू जी भी एक एंगल है, एक बड़ा एंगल है, तो एक प्रयासपूर्वक सारे मुद्दों को ढक दिया गया है। सारे जनता, यानी मैं संक्षेप में कहूं, जनता के मुद्दों को ढककर ऐसे मुद्दों को हवा दी गई है जिस पर शायद जनता सीधे सवाल न करे लेकिन सम्मोहित हो जाए। बस सम्मोहित, बस वही सम्मोहन का खेल चल रहा है। प्रमोद जी, क्या वाकई ऐसा ही दिख रहा है? अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं कि यहाँ के भी मुद्दे जो हैं वो गौड़ हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हवा में तेजी से फैला दिए गए, फुला दिए गए, जिसके चलते शायद जनता सम्मोहित हो सके। गाय और बकरी पर चुनाव को केंद्रित कर दिया गया। इस जिले में 2 ताकतवर मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, जो किसी जिले को मयस्सर नहीं होंगे। और नीतीश कुमार की कैबिनेट में दोनों मंत्री रहे हैं, वो मनोज कुशवाहा हों और ये रमई राम हों। 2 ताकतवर मंत्रियों के रहते हुए भी अगर शहर बजा रहा हो, नालियां नहीं बन रही हों, आम आदमी सड़क पर चल नहीं पा रहा हो, बेमौसम बारिश अगर हो जाए तो आप इस शहर में नहीं आ सकते हैं, शहर से बाहर से चले जाइएगा। तो इन लोगों के गठबंधन की सरकार हो या 25 वर्षों के अंदर इस इतने ऐतिहासिक शहर की ओर, जिसका प्रतिनिधित्व जॉर्ज ने किया, अशोक मेहता यहाँ से राजनीति कर चुके हैं, कृपलानी जी यहाँ से राजनीति कर चुके हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी राजनीतिज्ञ ने इस शहर की जो बदहाली है, शहर में कैसे लोग आएंगे? हम जिस एलएस कॉलेज के प्रांगण में बैठे हुए हैं, बिहार के चीफ सेक्रेटरी एनके अग्रवाल यहाँ स्टूडेंट थे। करीब 1 दर्जन आईएएस आईपीएस इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी से तो समझ लिए सैयों जुड़े हुए हैं, 100 से कम नहीं होंगे। बावजूद इसके यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर किसी ने ये नहीं कहा कि हम एक मोहल्ला को संवारें। शहर संवारने की बात अलग है, जिला संवारने की अलग, किसी मोहल्ले को हम आदर्श नहीं बना सके। मोहल्ला संवारने की भी आप कह रहे हैं कि वो मुद्दा नहीं बन रहा? नहीं बन सकता। मैडम, आप क्योंकि जुड़ी हुई हैं शिक्षा जगत से और ऐतिहासिक जगह है जहां हम लोग बैठे हैं, क्योंकि बार बार चर्चा जब हो रही है शिक्षा को लेकर, वाकई इस शहर को क्या सबसे बड़ी जरूरत दिखती है जो को आपको लगता है कि मुद्दा होना चाहिए लेकिन शायद एजेंडे पर नहीं है? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बिहार को पूरे भारतवर्ष में, या आप कहिए कि भारतवर्ष के इतिहास में शिक्षा के कारण जाना जाता था। एंशिएंट इंडियन टाइम में यहाँ ये इतनी ताकत थी यहाँ की शैक्षिक संस्था में और यहाँ के गुरुओं में, यहाँ के छात्रों में, कि वो संपूर्ण विश्व को दिशा निर्देश दे सकते थे। उस चीज को बिल्कुल ही बाद में, ये 66-67 तक कमोबेश स्थिति यहाँ ठीक थी। आजादी के बाद 20 वर्षों तक जो नेतृत्व रहा, सरकारें जिसकी भी रही हो, कमोबेश तक कांग्रेस की ही सरकार थी। तो यहाँ पार्टी की बात मैं नहीं करूंगी, मैं केवल ये इतिहास की शिक्षिका के नाते कि उस समय सकारात्मक सोच थी,
समग्र विकास लोगों के एजेंडे में था। क्या सकारात्मक सोच नहीं दिखती सरकारों की? उन सरकारों में ये था कि पहली बात जो सबसे बड़ा आज कोड़ हो गया है बिहार का, और बिहार की आत्मा अगर आत्मा है तो उसकी शक्ति होगी इस जातिवाद रूपी कोड़ पर। हमारे यहाँ हम लोग बुजुर्ग हुए, बचपन में 15-16 साल की उम्र तक हम लोगों को जाति क्या है ये नहीं बताया गया था। लेकिन बिना जात के कुछ होता नहीं बिहार में। और स्कूल में ये तमाम लोग गवाह होंगे जो मेरी उम्र के लोग हैं कि स्कूलों में जाति पूछना और जाति कहना ये अभद्रता, अशिष्टता समझी जाती थी। आज उसका पिटारा खोलकर लोग बैठ गए हैं, अपनी अपनी दुकान सजाए हुए हैं और शिक्षा को बिल्कुल ही लोग भुला दिए। तो जाति के आधार पर अगर शिक्षा होगी तो शिक्षा तो ऐसे ही घायल हो गई। ये बहुत बड़ा वो है आरोप है इरफान साहब कि वाकई बिहार दशकों से जाति के सांचे से खुद को या तो बाहर निकाल नहीं पा रहा, या फिर आरोप ये लगता है कि राजनीतिक दल उसे निकलने नहीं देते हैं। क्यों आप उस सांचे का इस्तेमाल बार बार करते हैं आप लोग? देखिए, ये तो कटु सत्य है। आज हम बोल दें आरक्षण हट जाए, हम बोले आरक्षण में बढ़ोतरी कर दें, ये सबसे ऐसा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में वो जगह है, जब हम पैदा होते हैं तो जन्मजात ही हमारे साथ जात का संबोधन हो जाता है। ये कहीं से छुपी छुपाई ये बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो ऐन मौके पे किसी जात को मुखातिब करके, किसी जात को इंडिकेट कर करके कहने का काम करते हैं हमारे नेता कि मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। निश्चित रूप से उस आरक्षण में कौन कौन जातियां आती है वो अच्छे से हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो ऐसा है, जात के लिए इस्तेमाल करने का काम करते हैं। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने ऐसा कहा कि सबको लेकर के चलेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। उन्होंने कहीं से जातवाद की बात नहीं की। और आज भी हमने जो हमारे बिहार में 243 सीटों पे चुनाव हो रहा है, हमने सब लोगों को सम्मान देने का काम किया, सबको भागीदारी देने का काम किया। क्या वाकई आप सहमत हैं, या फिर मैं कहूं कि जरूरत के वक्त जाति के सांचे को अपना लेना और उसके बाद विरोधियों पर हमला कर देना कि नहीं आप जात की राजनीति नहीं करते हैं? ये इसकी शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। 17 साल तक भाजपा के साथ रहने के बाद आखिर क्या मजबूरी हुई कि लालू यादव, जो किसी न किसी केस में सब लोग जानते हैं कि जमानत पर हैं, और उनसे गठबंधन करके आज पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। लालू यादव के साथ कोई सरकार बने और विकास का सपना भी देखे, ये हमको नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जात की सवाल है, तो ये लालू यादव जी ने जिस तरह से माइक पर और ये जनसभाओं में अगरा पिछड़ा का नारा दिया है, ये भाजपा के लोगों ने शुरू नहीं किया। ये शुरू किया तो लालू यादव जी ने है। ये गौ मांस कौन खाता है, हिंदू खाता है, मुस्लिम खाता है, कौन खाता है, ये तो शुरू किया इन्होंने है। इसको तो उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। जदयू, हाँ निश्चित नीतीश कुमार जी ने कुछ काम किया, इसमें हम दो मत नहीं है। कुछ जब तक भाजपा के साथ रहे तब तक, जब से भाजपा से अलग हुए हैं, अभी 2 दिन पहले अखबार में देखिएगा एएसपी को गोली मारी गई जो बनारस में इलाज करा रहे हैं। जब चुनाव के समय इतनी संख्या में पुलिस आई हुई है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स आई हुई है, उसके बाद भी, मैडम मौका मिला बोलिएगा, उसके बाद भी जब गोली लग जा रही है एसपी को, तो फिर ये नहीं लग रहा है कि जंगल राज का शुरुआत आहट हमको दिखाई दे रहा है। लालू यादव जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बच्चे 9th क्लास से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो देश को शिक्षा देने, बिहार को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। क्या ये 25 साल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, कहीं कोई प्रायोगिक संस्था, कहीं कुछ खुल पाया? यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा विकास हो कि यहाँ के लोग यहीं काम करें, तो मौका तो मिलना चाहिए भाजपा को। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन अरविंद जी सवाल ये उठता है कि जैसे आप लोग मान भी रहे हैं, जाति के मुद्दे बयानों में हैं, क्यों ये मुद्दा नहीं है कि मुजफ्फरपुर में लीची उद्योग जो है, लीची किसान परेशान है? क्यों ये मुद्दा नहीं कि यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो चुका है? क्यों ये मुद्दे नजरअंदाज हैं, या वाकई एक साजिश, एक रणनीति के तहत उनको नजरअंदाज करने की साजिश? जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब मुद्दे उठेंगे तो ये तमाम राजनीतिक दल, मैं उसमें किसी को कम बेसी नहीं मान रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा मूल्यांकन यही है। जैसे ही मुद्दे उठेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी दल के पास कोई जवाब नहीं है। भाजपा 8 वर्ष पार्टनर रही नीतीश जी के सरकार में, उनकी हैसियत बहुत अच्छी थी। शहरी विकास मंत्री मुजफ्फरपुर के भाजपा के थे। मुजफ्फरपुर का विकास क्यों नहीं हुआ? भाजपा के शहरी विकास मंत्री थे लगातार।
और जो जाति की बात आपने उठाई, देखिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में बिहार इस बार पहुंच गया है। ऐसा जातीय विभाजन, ये लोग कहें कि हाँ जाति समाप्त हो गई है बिहार से, एकदम सरासर गलत है। हकीकत यह है कि ऐसा जातीय विभाजन बिहार में बरसों बाद दिखा है, जहां अग्री जातियां एकदम साफ अलग दिख रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कि किन के साथ दिख रही हैं। मध्यम जातियों में भी बंटवारा है, फला जाति फला के साथ, फला जाति फला के साथ। उसी तरह दलित जातियों में भी बंटवारा है, फला जाति फला के साथ, और इसे बनाया गया है। देखिए, और इसमें कोई कम नहीं है। सब कहते हैं कि हाँ जाति दूर होनी चाहिए, जाति प्रथा दूर होनी चाहिए, लेकिन चुनाव के पहले से ही जातीय सम्मेलन, राजनीतिक दलों ने जातीय सम्मेलनों का सिलसिला शुरू करा दिया और ये कहा कि हाँ फला मुख्यमंत्री अति पिछड़ा है, हमने देश को पिछड़ा प्रधानमंत्री दे दिया। दूसरे कहते हैं कि जहां अब तो पूरा ये मंडल राज 2 लावेंगी। आखिर ये जातीय भावना, और बिहार निश्चित रूप से, देखिए सच्चाई को, हमको ये दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई को कबूलने में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे कोई एतराज नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, लेकिन बिहार में अभी भी जाति एक बड़ा फैक्टर है और उसका शोषण ये सारे राजनीतिक दल मिलजुल करके बहुत मजबूती से इस बार कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले विधानसभा चुनावों में वो एक ऐसा चुनाव था कि जाति समाप्त हो गई थी बिहार से, और मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर मतदान किया और जाति की सीमा टूट गई थी। लेकिन इस बार वापस एक बार से दोनों गठबंधन जाति पे आ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। क्या वाकई यही हकीकत है कि विकास एक दिखावे का मुद्दा है, असल जो गठबंधन है या फिर सब कुछ है वो जात के इर्द गिर्द है, और इसीलिए मुजफ्फरपुर जैसे कई शहर में कहूँ अनदेखे हैं। वो इसलिए है कि पहले, जैसा प्रमोद जी ने नाम लिया, कि पहले के जो पॉलिटिशियन या यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हुए वो जाति से ऊपर उठकर वो बड़े मनुष्य थे। तो महामानव जो भी हो जाएगा, गांधी की कोई जाति नहीं थी। आज अगर कोई गांधी को जाति में बांधता है तो ये उसकी सोच का दिवालियापन है। नेहरू को उस जमाने में भी नेहरू के जाति के कारण वो नहीं आए। अंबेडकर साहब किसी आरक्षण की उपज नहीं थे, वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी तपस्या के बल पर वहां पहुंचे थे। तो इन चीजों को उठाने वाला, इन सच्चाइयों को सामने लाने वाला तो आज कोई नेता नहीं है। नेताओं की सोच बहुत छोटी हो गई है। दुर्भाग्य है कि बड़ी एकदम जीरो विजन वाले नेता हैं। तो जिसके पास कोई विजन नहीं होगा फिर वो क्या, कौन सी दुकान चलाएगा? तो जाति की दुकान खोल देता है, क्योंकि कुछ बताने के लिए हो तब तो कि मैं क्या करूंगा। चंद्रगुप्त जाति के आधार पर यहाँ का उतना बड़ा सम्राट बना, अशोक जाति के आधार पर बने थे। और आज तो कहते हैं कि बिहार में सब कुछ जाति के आधार पर ही तय हो रहा है, चाहे वो गठबंधन के साथी हो या उसके बाद उम्मीदवार हो या फिर उसके बाद मुद्दे हों। अब सवाल ये प्रमोद जी कि इन तमाम, मैं कहूँ कि परेशानियां, समस्याओं के साथ इस शहर का फिर क्या भविष्य देखते हैं? क्या वाकई राजनीतिक दलों के लिहाज से हर शहर का उमेश एक जैसा है, इसीलिए एक कॉमन एजेंडा, एक कॉमन फैक्टर जो मैं कहूँ एजेंडा है, वो लागू करने की बात दोनों दल करते हैं? कॉमन एजेंडा लागू करने पर कोई नहीं है। यहाँ पर विधायक योजना और सांसद योजना का जितना पैसा आया पिछले 25 वर्षों में, जब से ये शुरू हुआ सांसद योजना और विधायक योजना, उसकी राशि का अगर हिसाब किताब ले लिया जाए तो कई सुंदर शहर बस सकते हैं। और इसमें आज तक 25 वर्ष से जो सांसद हुए, राज्यसभा के हो, लोकसभा के हों और विधानसभा के सदस्य हुए, विधान परिषद के सदस्य हुए, सब जिम्मेवार हैं। उन लोगों के पास वो कह नहीं सकते हैं कि मैंने जिस सड़क का निर्माण कराया, मैंने जो विकास के काम कराए, वो मेरे लिए प्रतीक चिन्ह है, नींव के पत्थर है। ये बिहार का कोई विधायक सांसद नहीं कह सकता है, जबकि संविधान ने, संसद ने उसको अधिकार दिया कि तुम एक शहर बसाओ, गांव बसाओ, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ सही से। जो सड़कें 5 वर्षों तक चलनी चाहिए थी, सीमेंट की सड़क, वो सड़कें टूट गई बीच में, और उस पर साइकिलें कैसे चलेंगी? उन लड़कियों के पास पंचर बनाने का पैसा कहां से आएगा? वो पढ़ना चाहती हैं, वो गांव से, वो घर से का काम निपटा के स्कूल जाती हैं और प्रथम श्रेणी का वजीफा पाती हैं। सरकार ने किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, सरकार ने साइकिल दी, वो जाना चाहती हैं। लेकिन सड़कें जब टूट गई तो आपने कहा कि हम अपनी सुविधा से गठबंधन करेंगे। एक और बात मैं बता दूं, बहुत गंभीर बात है। मजबूत
उच्च जातियां, कमजोर उच्च जातियों के प्रतिनिधियों का हक मारती रही, जनता का हक मारती रही। मजबूत पिछड़ी जातियां, मजबूत अल्पसंख्यक अपनी जातियों के कमजोर तबके का राजनीतिक और आर्थिक हक मारते रहे। ये बहुत बड़ा आरोप है इरफान साहब, क्योंकि आपकी सरकार लंबे अरसे से है। और थोड़ा सा इसको बता दूं, उसके बाद आप इरफान बहुत साहब अच्छे जी बताएं। ये इन्हीं की बात को, वो हो सकता है कि ध्यान इनका बट गया हो, कि बाकी सारी चीजें अगर अपनी जगह पर रख भी दीजिए, जब तक लड़कियों को, स्त्रियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक घर से बाहर निकलना। इस कैंपस के थोड़ी दूर पर यहाँ के एक प्रोफेसर की पत्नी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई चेन छीलने के लिए। लड़कियों की स्थिति है कि कोई फप्ती कसता है, कोई साइकिल पकड़ ले रहा है। तो ये सामाजिक माहौल बनाने का जिम्मा ये तो निश्चित रूप से सरकारों की है। उसमें तो कोई जाति नहीं है, क्योंकि जाने वाले, राह चलने वाले तो सभी जातियों के बिल्कुल सबको चाहिए। इरफान साहब, क्योंकि सरकार आपकी है, लंबे अरसे से आप लोग सत्ता में हैं, सवाल उठता है कि जिस तरीके की केमिस्ट्री दिखती रही है, क्या ऐसा माना जाए कि सत्ता में वापस आने के लिए आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जिनके विरोध के नाम पर आप सत्ता में आए थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा साथ था बिल्कुल न्याय के साथ विकास करने का, उस पर हमने अमल करने का काम किया। लेकिन विगत दिनों में जो हमारी सहयोगी पार्टी थी, उनके हमारे वैचारिक मतभेद हो गए निश्चित रूप से। और हमारे माननीय नेता का कहना था कि मैं किसी भी हाल में धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई सौदा मैं नहीं करूंगा, और उस पर उन्होंने अमल किया। लेकिन जब उन्होंने काम किया, उनके साथ सत्ता में थे, तब धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल निभाई जा रही थी, तब किया जा रहा था। नहीं था, बाद में उनको नहीं, उनको पूरी तौर पे जो हमारी एलाइज थी उनको हमने समझाने का काम किया, साथ लेके चलने का काम किया। लेकिन जब हद से पानी ऊपर बहने लगता है तो निश्चित रूप से भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। तो हमने अगर एलाइज को छोड़ देने का काम किया, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं। और हमारे मित्र कहते हैं कि विकास रुक गया 2 सालों में, पूरी जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, आप भी दबे जबान से बिल्कुल कह रहे हैं कि नीतीश जी ने विकास किया। वही विकास की धारा आज भी बह रही है, और आने वाले दिनों में जब फिर हमारी सरकार दोबारा स्थापित होगी, निश्चित रूप से वही विकास की धारा बहेगी। अनिल जी, सत्ता के साथ ही थे तब सब कुछ ठीक था, आज आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। सवाल यह कि ऐसा क्यों है? क्यों सत्ता के बंटवारे को लेकर पार्टियों की विचारधारा अलग हो जाती है, और सत्ता को हासिल करने के लिए या सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर विचारधारा फिर किनारे होती है और साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं? देखिए, ये आरोप हम पर जो लग रहा है, भाजपा पर जो लग रहा है सत्ता के कारण, हमने तो नीतीश जी को नहीं छोड़ा, नीतीश जी ने हमें छोड़ दिया 17 साल के बाद। अगर 2010 का चुनाव हुआ तो दोनों गठबंधन से हुआ, जनता वोट दी, दोनों को वोट दी। तो नीतीश जी में अगर थोड़ा नैतिकता बची रहती, तो जैसे हमको छोड़े तो चुनाव में जाते हो, वो चुनाव करा के फिर आते सरकार में, सत्ता में, तो फिर इधर तोड़ के उधर तो राजद को, कांग्रेस को मिला। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जिस तरह का गठबंधन है, क्या लोकनायक जयप्रकाश के साथ इंदिरा जी का फोटो लगना चाहिए अभी कि नहीं लगना चाहिए? जो गठबंधन इन लोगों ने बनाया है, जिस इंदिरा जी ने जयप्रकाश नारायण को क्या नहीं किया, तो ये सब पीछे चले गए, सारे बात पीछे चले गए। केवल ये चुनाव में किसी तरह हम जीते हैं, किसी तरह हमको गद्दी मिले, इसके लिए ये गठबंधन। और जहां तक बात है नगर निगम की, हमारे दोस्त बताए हैं कि नगर निगम, ये बात है कि नगर निगम में विधायक का अधिकार बहुत कम है। ये उसका कानून में सुधार होना चाहिए कि नगर निगम जो मेयर चाहेगा वही करेगा, और मेयर अगर भाजपा का नहीं है तो नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी दिया है कि अब आगे से अगर नगर निगम का चुनाव हो तो पार्टी आधार पर हो। नहीं, मैं इस शहर के बारे में देख रहा था कि उद्योग एक हुआ करता था, एक पूरा एरिया था, वो बंद पड़ा है, और किसी भी पार्टी के एजेंडे में कहीं कोई बात तक नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे उद्योग बंद हुए कांग्रेस के टाइम में ही। नहीं, बंद तो हुए, लेकिन आप एजेंडे में क्यों नहीं कि आप शुरू करेंगे? नहीं, तो हम क्या विजन दिखता है? हम कहाँ रहे? हम तो अभी आने का कोशिश कर रहे हैं, ये लोग हल्ला कर रहे हैं, हम रहे कहाँ? हम तो 7 साल नीतीश जी को मुख्यमंत्री हमने बनाया, मुख्यमंत्री ने अपना ये आइडियोलॉजी चलाया, सब कुछ किया, चल रहा। धीरे धीरे रिलायड का क्या स्थिति होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, सत्ता में आप अगर साझीदार हैं तो आरोप आप पर भी लगेंगे, आरोप लगेंगे, क्योंकि अगर आप उसका क्रेडिट लेते हैं कि काम आपके कार्यकाल में हुआ, तो फिर जो काम नहीं हुआ उसका दोष भी आप पर आएगा। हमारा प्रयास हुआ कि हम इसको अच्छा करें, लेकिन नहीं कर पाया नीतीश जी के चलते। अरविंद जी, क्या वाकई ये सिर्फ बचाव की मुद्रा दिखती है, या फिर कहा जाए कि गंभीरता की कमी दिखती है जनता के सरोकारों को लेकर? देखिए, जनता के सरोकारों से जो वास्ता होना चाहिए आज राजनीतिक दलों का, किसी भी राजनीतिक दलों का कोई वास्ता नहीं है। एक जमाना था जब राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते थे,
मैं अपने मित्रों से माफी के साथ कहना चाहूंगा कि आज कम से कम बिहार में तो यही स्थिति है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कौन हैं? तो ठेकेदार हैं, डीलर हैं, दलाल हैं, वही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। फिर कैसे कोई सरकार आएगी? वह लीकेज नहीं, आपका पीएचडी से निकाल लीजिए लिस्ट में, हम लोग ठेकेदार नहीं रहे, हम लोग जन्मजात राजनीति किए, मेरे दादा राजनीति में थे। कोई भी नीतीश जी ने ढेर सारी योजनाएं लाई, लेकिन लीकेज को नहीं रोक पाए। भ्रष्टाचार चरम पर रहा नीतीश जी के कार्यकाल में, और वही आज नीतीश जी के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। और एक दूसरा परिवर्तन आया है जिसको समझने की जरूरत है। देखिए, आज बाहुबल का स्थान धनबल ने ले लिया चुनाव में। परिणाम हुआ कि हम अब जनप्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं। लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है कि जनता अपना जनप्रतिनिधि चुने, आज जनता अपना नेता चुन रही है। और धनबल का ऐसा प्रभाव है, स्वाभाविक है, जब एक आम आदमी अपने जनप्रतिनिधि के यहाँ अप्रोच करता है कि मेरा ये काम हो जाए, वो सीधे नहीं कर पाता है, साधारण आदमी नहीं कर पाता है, उसको बिचौलिया चाहिए। बिचौलिए के माध्यम से पैसे का खेल शुरू होता है। तो आज स्थिति इतनी नारकीय हो गई, इतनी दर्दनाक हो गई कि वही आम जनता कहती है कि चुनावों के समय पैसा ले लो, क्योंकि ये तो हमारा काम भी बिना पैसे का करते ये बहुत अहम बात है अरविंद जी, लेकिन वक्त की कमी है इसलिए माफी चाहूंगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद ये है कि मुजफ्फरपुर की जो मूलभूत समस्याएं हैं दल उस पर ध्यान दें, और जो जनता का नजरिया है मुद्दों को लेकर उसको समझने की कोशिश कर अपने एजेंडे में कम से कम उसे शामिल करें। हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए राजसभा टीवी।